हेलो स्टूडेंट्स, वंस अगेन वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल दैट इज़ द बायो गैनर क्लासेस। काफ़ी बच्चे कमेंट कर रहे थे कि सर आपने लॉन्ग आंसर तो सारे बता दिए, नॉन का डेटा के इंपॉर्टेंट थे जितने भी, लेकिन आप इनके आंसर कब दोगे। तो और कुछ बच्चे ये भी कह रहे थे कि सर एक वन शॉट वीडियो प्रोवाइड कर दीजिए जिसमें आप सारे शॉर्ट आंसर्स कवर करिए और चाहे वीडियो आपकी कितनी भी लंबी हो जाए। तो बच्चों की डिमांड पर मैंने क्या किया है, एमएससी जूलॉजी फर्स्ट सेमेस्टर एमजेपीआरयू आपका और पेपर फर्स्ट है आपका नॉन का डेटा, और इसमें हम देखेंगे सभी शॉर्ट्स आंसर्स मात्र एक ही वीडियो में। वीडियो लंबी हो सकती है, आप लोगों को क्या करना है, पूरी वीडियो देखना है, ठीक है। चलिए, तो जब मैंने पिछली वीडियो अपलोड करी थी तो उसका इंटरफेस कुछ इस तरह का था। एमएससी जूलॉजी फर्स्ट सेमेस्टर 2024-25 और फर्स्ट पेपर था नॉन का डेटा, और इसके हमने मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की बात करी थी और इसमें हमने शॉर्ट टाइप और लॉन्ग टाइप आपको बताए थे। अब मैंने क्या किया कि लॉन्ग वाले भी रोक कर रखा है। अब बच्चे क्योंकि कमेंट कल इतनी आ रही थी कि सर शॉर्ट वाले पहले करा दीजिए, तो मैंने सोचा चलो आप लोगों की डिमांड के अकॉर्डिंग मैं शॉर्ट वाले पहले करा देता हूँ। तो सेक्शन ए में हमने देखा था शॉर्ट आंसर्स। पहला क्वेश्चन था आपका, व्हाट इज ऑस्मो रेगुलेशन इन प्रोटोजोआ। अब अगर आप लोग थंबनेल देखकर वीडियो में एंटर कर ही चुके हो तो वीडियो को आप लोग कमिटमेंट कर लीजिए कि आपको पूरा देखना है और लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना है, ठीक है। तो ये आपने देख लिया है व्हाट इज ऑस्मो रेगुलेशन इन प्रोटोजोआ। चलिए इसका आंसर हम देखते हैं शॉर्ट में। उससे पहले अगर आप लोग नए हो तो आप लोगों को भी बता दो, ये मैंने एक क्यूआर कोड लगाया है। अगर आप लोग सक्षम हैं तो आप मुझे कुछ ना कुछ पे कर सकते हो आपकी श्रद्धा के अनुसार, ठीक है। और बाकी लेक्चर्स तो यूट्यूब पर फ्री ही चल रहे हैं, मैं अपनी ये मेहनत के ले रहा हूँ, क्योंकि ये जो स्लाइड आप लोग देख रहे हो ये वाली, इनको बनाने में बहुत टाइम लगता है। इस तरह की ये जो स्लाइड्स हैं, अब मैंने कल सोचा था 2 वीडियो अपलोड करूँगा लेकिन नहीं कर पाया क्योंकि ये स्लाइड्स बनाने में बहुत टाइम लगा। पूरे 32 पेज है इसमें। अब आप समझ सकते हो लिखने में, चाहे मोबाइल हो कोई भी चीज़ हो, लेकिन टाइप तो करना ही पड़ेगा, तो बहुत टाइम लगता है। तो उस मेहनत के लिए आप लोग जितना चाहो उतना अमाउंट मुझे पे कर सकते हो। मेरे लिए तो मिनिमम कॉस्ट यही है। तो चलिए, जो भी सक्षम हो वो कर सकता है। तो जैसा हमने क्वेश्चन देखा था, ऑस्मो रेगुलेशन इन प्रोटोजोआ। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं प्रोटोजोआ की। तो इसमें देखिए मैं डायग्राम्स नहीं बताऊंगा, ठीक है। डायग्राम्स अगर मैं बताता तो शायद मुझे और टाइम लगता, फिर मैं डायग्राम सर्च करके यहाँ पर पेस्ट करता, बहुत टिकड़म होता। तो मैं केवल लैंग्वेज लाया हूँ और जहाँ पर डायग्राम की जरूरत है मैंने वहाँ पर डायग्राम आपको दिखा दिया है। तो चलिए बिना टाइम को वेस्ट करते हुए सीधे अपने आंसर पर आते हैं। तो आप लिखोगे कि ऑस्मो रेगुलेशन प्रोटोजोआ में एक महत्वपूर्ण फिजियोलॉजिकल प्रोसेस है जो ऑर्गेनिजम्स को उनके पर्यावरण में पानी और सॉल्यूट कॉन्सेंट्रेशंस को संतुलित रखने में मदद करती है। यह प्रक्रिया प्रोटोजोन्स को उनकी कोशिकाओं में सही ऑस्मोटिक प्रेशर बनाए रखने और संभावित हानिकारक ऑस्मोटिक इम्बैलेंसेस से बचने में सहायता करती है, ठीक है। इतना अच्छा नोट्स आपको पूरे यूट्यूब पर नहीं मिलेगा। अगर ये बात सच है तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताना। अब देखते हैं मैकेनिज्म ऑफ ऑस्मो रेगुलेशन। तो प्रोटोजोआ विभिन्न पर्यावरणीय स्थितियों में रहते हैं जो फ्रेश वाटर, मेराइन और टेरेस्ट्रियल हैबिटेट्स में होते हैं। इसलिए ऑस्मो रेगुलेशन के लिए विभिन्न मैकेनिज्म्स का विकास हुआ है। नंबर 1, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स। कई फ्रेश वाटर प्रोटोजोअन्स जैसे पैरामीशियम और अमीबा में कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स होते हैं। ये वैक्यूल्स एक्सेस वाटर को सेल से बाहर निकालने में मदद करते हैं। ओके, कुछ ज़्यादा समझाने की दिक्कत ही नहीं है, आपको आसानी से समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट पॉइंट लिखोगे कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल में कि जब सेल में पानी का स्तर बढ़ता है, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल फिल हो जाता है और फिर इसे सेल मेम्ब्रेन के साथ फ्यूज करके पानी को बाहर एक्सपेल करता है। यह प्रक्रिया सेल की स्वेलिंग को रोकती है और ऑस्मोटिक बैलेंस को बनाए रखती है। मतलब ये प्रक्रिया जो होती है ऑस्मो रेगुलेशन की, सेल को फटने से रोकती है। चलिए दूसरा देखिए, डिफ्यूजन। कुछ मेराइन प्रोटोजोन्स ऑस्मोटिक बैलेंस को बनाए रखने के लिए डिफ्यूजन का उपयोग करते हैं। इन ऑर्गेनिजम्स की सेल मेम्ब्रेन्स परमिएबल होती है जिससे सॉल्यूट्स और वाटर फ्रीली मूव कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, यह डिफ्यूजन प्रोसेस उन्हें सी वाटर में ऑस्मोटिक बैलेंस बनाए रखने में मदद करता है। मैं आप लोगों को फिर से बता दूं कि आप लोगों को बोर नहीं होना है, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि मुझे भी नहीं पता, मैं भी रिकॉर्ड कर रहा हूँ कि आगे जाके कितना लंबा हो जाएगा। तो आप लोग कॉपी पेन उठा लीजिए और अच्छे से नोट कर लीजिए, इसके बाहर आपका जाएगा ही नहीं। इतने शॉर्ट अगर आपने तैयार कर लिए ना तो मान के चलिए कि इसी में से आपका क्वेश्चन आपको रखा मिलेगा वहाँ पर, ठीक है। चलिए 3 वाली देखिए, आयन रेगुलेशन। तो प्रोटोजोआ आयंस के कॉन्सेंट्रेशंस को रेगुलेट करने के लिए स्पेशलाइज्ड ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स का उपयोग करते हैं। ये प्रोटीन्स आयंस को सिलेक्टिवली एब्जॉर्ब या सिक्रीट करते हैं जिससे इंटरनल एनवायरनमेंट स्टेबल रहता है। ओके, चलिए
अब बात कर लेते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ ऑस्मो रेगुलेशन, कि ऑस्मो रेगुलेशन जो है उसकी इंपॉर्टेंस क्या है, क्यों ज़रूरी है प्रोटोजोअन्स की बॉडी के लिए। तो ऑस्मो रेगुलेशन प्रोटोजोआ के सर्वाइवल के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। ये उन्हें उनके पर्यावरण में फ्लक्चुएटिंग वाटर लेवल्स और ऑस्मोटिक प्रेशर के बावजूद फंक्शनिंग करने में सक्षम बनाता है। सही ऑस्मो रेगुलेशन के बिना प्रोटोजोआ सेल्यूलर डैमेज, इम्पेयर्ड मेटाबॉलिक प्रोसेसेस और अल्टीमेटली डेथ का सामना कर सकते हैं। इस प्रकार ऑस्मो रेगुलेशन एक वाइटल प्रोसेस है जो प्रोटोजोअन फिजियोलॉजी में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अब आप देख सकते हो कि कितनी अच्छी लैंग्वेज लिखी है। ऐसी लैंग्वेज तो मेरे हिसाब से शायद ही कोई प्रोवाइड करवा पाएगा आपको। चलिए अब हम देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था, उसको देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, डिफाइन पॉलीमॉर्फिज्म इन निडेरिया। देखिए, जिन बच्चों ने पहली वाली वीडियो देखी है जिसमें मैंने शॉर्ट आंसर्स आपके पेपर फर्स्ट नॉन कार्डेटा के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताए थे, तो सबसे पहले वो देखिए। जब आपके पास क्वेश्चन की लिस्ट होगी फिर आप आराम से इसको कॉपी में लिखना स्टार्ट करिए, तो आप लोग बहुत ही अच्छा कर पाएंगे। ठीक है, अगर वो वीडियो नहीं देखिए तो डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, फटाक से उसको क्लिक करिए। पहली लिंक ही होगी, उस पर आप क्लिक करना हो रही है, आप क्वेश्चन वाली वीडियो पर पहुँच जाओगे। तो चलिए आते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन पर। आंसर नंबर दूसरा है पॉलीमॉर्फिज्म इन निडेरिया। ठीक है, और इसी को हम मेटाजेनेसिस के नाम से मैंने लॉन्ग भी कंप्लीट करा दिया था करें। ठीक है, तो शॉर्ट वाला यहाँ पर देख लीजिए। तो पॉलीमॉर्फिज्म यानी निडेरिया फाइलम के ऑर्गेनिजम्स में एक महत्वपूर्ण विशेषता है जिसमें एक ही स्पीसीज के इंडिविजुअल्स अलग अलग मॉर्फोलॉजिकल फॉर्म्स या स्टेजेस में पाए जाते हैं। ये फिनोमिना निडेरियंस के जीवन चक्र में या लाइफ साइकिल में उनके दो मुख्य फॉर्म्स पॉलिप और मेड्यूसा के बीच की भिन्नता को दर्शाता है। ओके, अब बात कर लेते हैं फॉर्म्स ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म। तो फर्स्ट फॉर्म है पॉलिप फॉर्म। तो पॉलिप फॉर्म सेसाइल यानी स्थायी होता है और एक सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर के रूप में विकसित होता है। यह स्ट्रक्चर एक ओरल ओपनिंग के साथ होता है जिसमें टेंटिकल्स होते हैं जो प्रे कैप्चर करने में मदद करते हैं। पॉलिप स्टेज, नेक्स्ट पॉइंट, ऑर्गेनिजम्स एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के माध्यम से रिप्रोड्यूस करते हैं, जैसे बडिंग जिससे नए पॉलिप्स का निर्माण होता है। यह फॉर्म कॉलोनी बनाने में सहायक होता है जिसमें एक या एक से अधिक पॉलिप्स एक साथ मिलकर एक कॉलोनी बनाते हैं, जैसे ओवेलिया और हाइड्रा। नेक्स्ट, मेड्यूसा फॉर्म। मेड्यूसा फॉर्म फ्री स्विमिंग होता है और बेल शेप्ड स्ट्रक्चर में होता है। बेल शेप्ड कह सकते हो या अम्ब्रेला शेप्ड। ये फॉर्म सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए स्पेशलाइज्ड होता है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, मेड्यूसा या मेड्यूसी गैमीट्स का निर्माण करते हैं जो फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट बनाते हैं। ये जाइगोट्स फिर लार्वा में डेवलप होते हैं जो सेटल होकर नए पॉलिप्स का निर्माण करते हैं। अब बात कर लेते हैं सिग्निफिकेंस ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म। तो पॉलीमॉर्फिज्म निडेरियंस के लिए इवोल्यूशनरी एडवांटेज प्रदान करता है। ये ऑर्गेनिजम्स को विभिन्न पर्यावरणीय स्थितियों में सर्वाइवल और रिप्रोडक्शन की विभिन्न स्ट्रेटजीज अपनाने में सक्षम बनाता है। पॉलिप फॉर्म कॉलोनाइजेशन और रिसोर्स एक्सप्लॉइटेशन में मदद करता है, जबकि मेड्यूसा फॉर्म डिस्पर्सल और जेनेटिक डाइवर्सिटी को बढ़ाने का कार्य करता है। इस प्रकार पॉलीमॉर्फिज्म निडेरिया के जीवन चक्र में अडेप्टेबिलिटी और इकोलॉजिकल सक्सेस के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। ओके, तो यहाँ पर हमारा ये दूसरा वाला भी कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना देखते हैं कौन सा था। तीसरा क्वेश्चन है कि व्हाट आर द लार्वल स्टेजेस ऑफ ट्रीमेटोडा। ठीक है, चलिए इसको भी कवर करते हैं। तो देखिए, वीडियो तो लंबा होना ही है लेकिन आप लोगों को हार नहीं माननी है। आपको मेरे साथ में क्या करना है, इनको नोट डाउन करते चलना है। आंसर नंबर 3, लार्वल स्टेजेस ऑफ ट्रीमेटोडा। तो ट्रीमेटोडा जिसे फ्लूक्स भी कहा जाता है, फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थेस के पैरासिटिक प्लेटफॉर्म्स हैं। इनका जीवन चक्र बहुत ही जटिल होता है जिसमें कई लार्वल स्टेजेस शामिल होते हैं। ये स्टेजेस फ्लूक के एडल्ट रूप में विकसित और संरक्षण के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होते हैं। ट्रीमेटोडा के मुख्य लार्वल स्टेज निम्नलिखित हैं। देखिए, ये आपको याद होनी चाहिए। ठीक है, शॉर्ट फॉर्म बताता हूँ आपको, MSRCM। M फॉर मेरासीडियम, S फॉर स्पोरोसिस्ट, R फॉर रेडिया, C फॉर सर्केरिया, M फॉर मेटा सर्केरिया। ठीक है, इस तरह से आप याद रख सकते हो। तो पहली बात कर लेते हैं मेरासीडियम। ये इनकी लार्वल स्टेज है। मेरासीडियम पहला लार्वल स्टेज है जो एक से पानी में निकलता है। ये एक फ्री स्विमिंग लार्वा होता है और इसमें सीलिया होते हैं जिससे ये तैर सकता है। नेक्स्ट पॉइंट, मेरासीडियम का मुख्य कार्य एक उपयुक्त इंटरमीडिएट होस्ट, आमतौर पर एक फ्रेश वाटर स्नेल को खोजकर उसमें प्रवेश करना है।
स्पोरोसिस्ट। मेरासीडियम जब इंटरमीडिएट होस्ट के अंदर प्रवेश करता है तो ये स्पोरोसिस्ट में बदल जाता है। स्पोरोसिस्ट एक सेटेलाइट स्ट्रक्चर है जिसका कोई निश्चित आकार नहीं होता। नेक्स्ट देखिए, ये होस्ट के ऊतकों में विकसित होता है और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के माध्यम से कई रेडिये या सरकेरिये का निर्माण करता है। रेडिया, तीसरा, रेडिया स्पोरोसिस्ट से विकसित होता है और इंटरमीडिएट होस्ट के अंदर पाया जाता है। यह स्टेज अधिक जटिल होती है जिसमें माउथ और गट होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, रेडिया भी एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करता है और ये भी अधिक सरकेरी का उत्पादन करता है जो अंततः वातावरण में रिलीज होते हैं। सरकेरिया, सरकेरिया वह फ्री स्विमिंग लार्वल स्टेज है जो रेडिया से बाहर निकलता है। इसमें एक टेल होती है जो तैरने में मदद करती है। नेक्स्ट, सरकेरिया का मुख्य कार्य डेफिनेटिव होस्ट को खोजना होता है जो आमतौर पर एक वर्टिब्रेट जैसे कि मैमल्स या बर्ड्स होते हैं। जब सरकेरिया डेफिनेटिव या डेफिनिट, ठीक है, आप डेफिनिट लिख सकते हो, डेफिनेटिव होस्ट को ढूंढ लेता है तो यह होस्ट की त्वचा में प्रवेश करता है या निगल लिया जाता है। 5, मेटा सरकेरिया, डेफिनिट होस्ट के अंदर पहुंचने के बाद सरकेरिया इंसिस्ट होकर मेटा सरकेरिया में विकसित हो सकते हैं। यह स्टेज होस्ट के ऊतकों या अंगों में होती है और खाने का इंतजार करती है। नेक्स्ट पॉइंट, जब मेटा सरकेरिया को निगला जाता है ये एडल्ट फ्लूक्स में विकसित होती है जिससे ट्रीमेटोडा का जीवन चक्र पूरा होता है। चलिए, तो ट्रीमेटोडा के ये लार्वल स्टेजेस फ्लूक के सर्वाइवल और रिप्रोडक्शन के लिए आवश्यक होते हैं जो उनके जीवन चक्र की जटिलता और विभिन्न होस्ट्स के प्रति उनकी अनुकूलनशीलता को दर्शाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका, ये तो मैंने कवर कर दिया है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 4, डिफाइन बाइलेट्रिया। बाइलेट्रिया को परिभाषित करिए। चलिए बाइलेट्रिया को देखते हैं। तो ये है आपका बाइलेट्रिया, आंसर नंबर 4। देखिए वीडियो अभी हो चुकी है लगभग 13 मिनट की, ठीक है, 13.5 मिनट की हो चुकी है वीडियो और आप लोगों को हार नहीं माननी, पूरी वीडियो देखना। अगर आप लोगों ने ये पूरा वीडियो देख लिया ना हमारा, तो मेरा वॉच टाइम एक ही बार में कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि मुझे पता है 250-300 व्यूज़ आराम से आ जाते हैं मेरी एक वीडियोज़ पर, और उतने लाइक और उतनी कमेंट अगर हो जाए ना तो यूट्यूब खुद अपने आप इधर उधर आपको के पास भेजेगा, सजेस्ट कर देगा। चलिए आंसर नंबर 4 देखते हैं, बाइलेट्रिया। तो एक दूसरे बच्चे ऐसी कमेंट करो कि सर का वीडियो रैंक करना चाहिए। अगर कंटेंट अच्छा आपको MSc का मिल रहा है तो आप लोग जरूर शेयर करो अपने दोस्तों के पास में, ऐसे दोस्तों के पास शेयर करना जो इसको देखें। ऐसा नहीं कि पता लगा ज़रा शेयर करे पर हो कोई देखता भी नहीं तो उसकी वो इंगेजमेंट गिर जाती है, ठीक है। ऐसे लोगों के पास ही शेयर करना जो नीडी स्टूडेंट हो। चलिए बाइलेट्रिया को समझते हैं। बाइलेट्रिया एक बायोलॉजिकल टर्म है जो उन ऑर्गेनिजम्स को दर्शाता है जो बाइलेटरल सिमेट्री दिखाते हैं। इसका अर्थ है कि इन जीवों के शरीर का संगठन 2 सामान्य हिस्सों में बांटा जा सकता है, जैसे कि लेफ्ट और राइट बाइलेट्रिया में ऑर्गेनिजम्स के शरीर में एक एंटीरियर हेड और पोस्टीरियर टेल भाग होता है, साथ ही डोर्सल यानी बैक और वेंट्रल यानी बेली सरफेस भी होती है। यह सिमेट्री शरीर के अंगों की अरेंजमेंट में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है और कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्स के विकास को संभव बनाती है। नेक्स्ट पॉइंट, बाइलेट्रिया में सबसे प्रमुख ग्रुप्स है ड्यूटेरोस्टोमिया और प्रोटोस्टोमिया। ड्यूटेरोस्टोमिया में कॉर्डेट्स जैसे मैमल्स, बर्ड्स, रेप्टाइल्स और इकाइनोडर्म्स जैसे स्टारफिश, सी अर्चिन्स शामिल होते हैं। वहीं प्रोटोस्टोमिया में आर्थ्रोपोड्स जैसे इंसेक्ट्स, एरेक्निड्स और एनेलिड्स जैसे अर्थवॉर्म्स और लीचेस शामिल हैं। नेक्स्ट पॉइंट, बाइलेट्रिया का विकास इवोल्यूशनरी पर्सपेक्टिव से महत्वपूर्ण है क्योंकि यह ऑर्गेनिजम्स के एनाटॉमिकल और फिजियोलॉजिकल फीचर्स की विविधता को दर्शाता है। बाइलेट्रिया की कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन ने एडॉप्टिव रेडिएशन और स्पेशलाइजेशन की प्रक्रिया को सक्षम बनाया है, जिससे विभिन्न नीचेज में जीवों का विकास संभव हुआ है। बिल्कुल ऐसे ही रट लेना, ज़्यादा अपना दिमाग मत लगाना, ठीक है, क्योंकि मैं इधर उधर से रिसर्च करके ये नोट्स बनाता हूँ तो आप इसमें कोई कमी निकाल नहीं सकते हो। अब अगर आपको इंग्लिश में चाहिए तो भाई मेरे पास ज़्यादातर ऑडियंस जो हमारी है वो हिंदी इंग्लिश मिक्स वाली है, तो इंग्लिश वाला मैं अभी प्रोवाइड नहीं कर सकता हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं दे सकता हूँ, लेकिन मेरे पास अब इतना टाइम नहीं है, इसलिए मैं हिंदी इंग्लिश मिक्स नोट्स रखता हूँ। अगर हिंदी इंग्लिश अच्छी लग रही है तो कमेंट जरूर करके बताना आप लोग मुझे। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखिए, बाइलेट्रिया के ऑर्गेनिजम्स में टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन होती है जिसमें स्पेशलाइज्ड सेल्स विभिन्न फंक्शंस के लिए सामूहिक होते हैं। यह इवोल्यूशनरी एडवांसमेंट मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स के विकास के लिए एक प्रमुख चरण है जिसने कॉम्प्लेक्स लाइफ फॉर्म्स को जन्म दिया। इस प्रकार बाइलेट्रिया एक महत्वपूर्ण बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन है जो इवोल्यूशनरी बायोलॉजी में ऑर्गेनिजम्स की एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर्स और उनकी एडेप्टेशंस को समझने में मदद करता है।
ओके, तो इस तरह से आपका मैंने जो बाइलेट्रिया वाला क्वेश्चन था उसको भी कंप्लीट करा दिया। अब बात करते हैं 5 वाला क्वेश्चन आपका है, व्हाट इज मेटामेरिज्म। मेटामेरिज्म क्या है? ओके, मेटामेरिज्म क्या है? चलिए, आंसर नंबर आपका है 5, व्हाट इज मेटामेरिज्म। तो मेटामेरिज्म को भी समझ लेते हैं। मेटामेरिज्म एक बायोलॉजिकल फिनोमिना है जिसमें एक ऑर्गेनिज्म के शरीर में सेगमेंटल ऑर्गेनाइजेशन होता है। यह सेगमेंटेशन शरीर के विभिन्न भागों को समान और व्यवस्थित सेगमेंट्स में विभाजित करता है, जिसे मेटामर्स या सोमाइट्स कहा जाता है। मेटामेरिज्म का यह कॉन्सेप्ट मुख्य रूप से फाइलम एनेलिडा जैसे अर्थवॉर्म्स और कुछ अन्य फाइला जैसे आर्थ्रोपोड्स और कॉर्डेट्स में पाया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, मेटामेरिज्म की विशेषता यह है कि प्रत्येक सेगमेंट में समान इंटरनल और एक्सटर्नल स्ट्रक्चर्स होते हैं, जैसे मसल्स, नर्व्स और ब्लड वेसल्स। इस सेगमेंटेशन का लाभ यह है कि ऑर्गेनिजम्स को मोबिलिटी और फ्लेक्सिबिलिटी में सहायता करता है, क्योंकि हर सेगमेंट स्वतंत्र रूप से कार्य कर सकता है। इसके अलावा यदि एक सेगमेंट को क्षति पहुंचती है तो अन्य सेगमेंट्स इसके कार्यों को संभाल सकते हैं, जिससे ऑर्गेनिज्म की सर्वाइवल में मदद मिलती है। नेक्स्ट, मेटामेरिज्म के 2 मुख्य प्रकार होते हैं, ट्रू मेटामेरिज्म और स्यूडो मेटामेरिज्म। ट्रू मेटामेरिज्म में सेगमेंट्स एक समान यानी एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर और फंक्शन के होते हैं, जबकि स्यूडो मेटामेरिज्म में सेगमेंट्स स्ट्रक्चरली या फंक्शनली अलग अलग होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, मेटामेरिज्म का इवोल्यूशनरी सिग्निफिकेंस भी है। यह सेगमेंटेशन ऑर्गेनिजम्स को विभिन्न पर्यावरणीय स्थितियों के अनुकूल बनाने और एडॉप्ट करने में मदद करता है। इसके कारण ऑर्गेनिजम्स के विभिन्न बॉडी पार्ट्स में स्पेशलाइजेशन और डिफरेंशिएशन संभव हो पाती है, जो उन्हें विभिन्न इकोलॉजिकल नीचेज में थ्राइव करने की अनुमति देती है। नेक्स्ट, तो इस प्रकार मेटामेरिज्म एक महत्वपूर्ण बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट है जो ऑर्गेनिजम्स की एनाटॉमिकल ऑर्गेनाइजेशन, एडाप्टेबिलिटी और इवोल्यूशनरी सक्सेस को दर्शाता है। तो आप लोग देख सकते हो कि वीडियो आपकी 20 मिनट की हो चुकी है, ठीक है। और हार नहीं मानना है, पूरा वीडियो देखना है। वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मैं आपके लिए बहुत मेहनत करता हूँ और ये भी क्वेश्चन मैंने आपका कंप्लीट करा दिया है। चलिए 6 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। तो 6 नंबर का क्वेश्चन था, एक्सप्लेन द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ओनाइकोफोरा। ओनाइकोफोरा की संरचना को समझाइए। चलिए इसको भी समझ लेते हैं, ओनाइकोफोरा क्या होता है। अरे हमारे पास तो कुछ भी हो, मेटामेरिज्म हो चुका है, ये रहा। तो अब हम बात करते हैं आंसर नंबर 6 की, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ओनाइकोफोरा। ओनाइकोफोरा, जिसे कॉमनली वेलवेट वॉर्म्स के नाम से जाना जाता है, एक फाइलम है जो एनालिड्स और आर्थ्रोपोड्स के बीच का ट्रांजिशनल लिंक प्रस्तुत करता है। इनकी बॉडी स्ट्रक्चर और ऑर्गेनाइजेशन कई अनूठी विशेषताओं से भरपूर होता है। अनूठी का मतलब यूनिक, कई यूनिक या कई स्पेसिफिक ऐसी कैरेक्टरिस्टिक्स होती है इसके अंदर जो इसको अलग करता है। ओनाइकोफोरा की बॉडी सिलेंड्रिकल होती है और इसकी लेंथ 1 से 15 सेंटीमीटर तक हो सकती है। इनकी स्किन को एक सॉफ्ट और फ्लेक्सिबल क्यूटिकल से ढका जाता है, जिसमें कई सेगमेंट्स होते हैं। इनकी बॉडी के सेगमेंट्स एनालिड्स की तरह होते हैं, लेकिन इनका इंटरनल स्ट्रक्चर अधिक जटिल होता है। तो पहले देख लेते हैं मस्कुलर सिस्टम। ओनाइकोफोरा में एक वेल डेवलप्ड मस्कुलर सिस्टम होता है, जिसमें सर्कुलर और लॉन्गिट्यूडिनल मसल्स होते हैं। यह मसल्स मूवमेंट और लोकोमोशन में मदद करते हैं। इनकी मूवमेंट क्राउलिंग पर निर्भर करती है, जो सेगमेंटल मसल्स की कॉन्ट्रैक्शन द्वारा होती है। नेक्स्ट है नर्वस सिस्टम। ओनाइकोफोरा में एक सिंपल नर्वस सिस्टम होता है, जिसमें एक डोर्सल नर्व गार्ड और सेगमेंटल गैंग्लिया शामिल होते हैं। यह नर्वस सिस्टम इनकी बॉडी के विभिन्न पार्ट्स को कोऑर्डिनेटेड कंट्रोल प्रदान करता है। ओके, देखिए डायग्राम्स कुछ नहीं है और आपको ये नोट्स ही बनाने हैं, ठीक है। डायग्राम की यहाँ पर ज़रूरत होती नहीं है, 300 शब्दों में आपको लिखना होता है, तो बस वही मैंने किया है। तो चलिए बिना टाइम को वेस्ट करते हुए सीधे टॉपिक पर आते हैं। सर्कुलेटरी सिस्टम। ओनाइकोफोरा में एक ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, जिसमें हीमोलिम्फ यानी जो ब्लड लाइक फ्लूइड बॉडी कैविटी में सर्कुलेट होता है। यह फ्लूइड न्यूट्रिएंट्स और गैसेस का ट्रांसपोर्ट करता है, लेकिन इसमें रेड ब्लड सेल्स की कमी होती है। नेक्स्ट है रेस्पिरेटरी सिस्टम। इनकी रेस्पिरेटरी सिस्टम ट्रेकियल ट्यूब्स द्वारा ऑक्सीजन के ट्रांसपोर्ट पर निर्भर करती है, जो कि आर्थ्रोपोड्स में पाई जाती है। रेप्रोडक्टिव सिस्टम। ओनाइकोफोरा में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है, जिसमें मेल और फीमेल दोनों इंडिविजुअल्स होते हैं। यह फर्टिलाइजेशन इंटरनल होती है और फर्टिलाइज्ड एग्स को मॉइस्ट इन्वायरमेंट में डिपॉजिट किया जाता है, जिससे जुवेनाइल वॉर्म्स का विकास होता है। चलिए, इस प्रकार ओनाइकोफोरा का ऑर्गेनाइजेशन इनकी इवोल्यूशनरी सिग्निफिकेंस को दर्शाता है, क्योंकि ये एनालिड्स और आर्थ्रोपोड्स के बीच के ट्रांजिशनल फॉर्म को
रूप में कार्य करते हैं। चलिए 7 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं कि क्या है। क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ रेड्यूला इन मोलस्का। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मोलस्का में रेड्यूला का क्या कार्य होता है। चलिए रेड्यूला को ढूंढते हैं। रेड्यूला कहाँ पर है, ये है। क्वेश्चन नंबर 8, रुको सॉरी, यहाँ पर शायद 7 है और यहाँ पर 8 दिखा रहा है, ये क्या हुआ 7। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ रेड्यूला इन मोलस्का, यहाँ पर 7 है और यहाँ पर मैंने 8 लिख दिया क्या। चलिए कोई नहीं, गलती हो जाती है। यहाँ पर आप भी 7 कर लेना, ठीक है। आंसर नंबर 8 मैंने लिखा है तो आप 7 कर लेना। लेकिन आपको यहाँ से मतलब है कि फंक्शन ऑफ रेड्यूला इन मोलस्का, नोट्स देखिए आप। तो रेड्यूला एक विशेष संरचना है जो मोलस्का फाइलम के अधिकांश वर्गों में पाई जाती है और इसे टंग लाइक ऑर्गन के रूप में वर्णित किया जा सकता है। तो जो रेड्यूला होती है टंग लाइक, ठीक है, जीभ के समान की एक स्ट्रक्चर होती है, जैसे अपनी जीभ होती है, और इसका मुख्य कार्य फीडिंग प्रोसेस में महत्वपूर्ण भूमिका निभाना है। रेड्यूला एक काइटिनस रिबन होती है जो दांतों से ढकी होती है और इसे मोलस्कस के ओरल कैविटी में स्थित किया जाता है। चलिए फीडिंग मैकेनिज्म को देखते हैं। रेड्यूला का प्रमुख कार्य फूड पार्टिकल्स को स्क्रैप करना और मोलस्क के द्वारा इंजेस्ट करना। जब मोलस्क अपनी रेड्यूला को बाहर निकालते हैं तो ये सबस्ट्रेट से फूड पार्टिकल्स को स्क्रैप करता है। यह प्रक्रिया विभिन्न प्रकार के फूड सोर्सेज जैसे एल्गी, डेट्राइटस और अन्य छोटे ऑर्गेनिजम्स पर निर्भर करती है। नेक्स्ट देखिए, फटाफट करा रहा हूँ जिससे वीडियो काफ़ी लंबी हो रही है। मैं फिर इसको अपलोड कहाँ से करूँगा, इतना नेट नहीं है ना मेरे पास, इसीलिए अब जल्दी जल्दी करूँगा और आप लोग अपना स्क्रीनशॉट ले ले करके इसको नोट कर लेना। स्ट्रक्चर ऑफ रेड्यूला, लेकिन वीडियो को पूरा देखना। स्ट्रक्चर ऑफ रेड्यूला, तो रेड्यूला की स्ट्रक्चर स्पीसीज के अनुसार भिन्न होती है। कुछ मोलस्कस जैसे कि गैस्ट्रोपोड्स में रेड्यूला अधिक विकसित और जटिल होती है जिसमें कई रोज ऑफ टीथ होते हैं, जबकि अन्य जैसे कि बाइवॉल्व्स में रेड्यूला का अभाव होता है। रेड्यूला की टीथ की शेप और अरेंजमेंट उनके फीडिंग हैबिट्स के अनुसार बदलती है। ओके, अभी इसका मैं डायग्राम आपको दिखा दूंगा। इसका तो मैंने लगा दिया है। स्पेशल एडाप्टेशंस की बात करें अगर इसमें, तो कुछ मोलस्कस में रेड्यूला में विशेष एडाप्टेशंस पाई जाती हैं। उदाहरण के लिए कार्निवोरस मोलस्कस जैसे कि कोन स्नेल्स में रेड्यूला का उपयोग अपने शिकार को इमोबिलाइज करने के लिए किया जाता है। इनकी रेड्यूला में बिसेले टीथ होते हैं जो उन्हें अपने शिकार को पकड़ने और उसे निष्क्रिय करने में मदद करते हैं। चलिए ये रहा रेड्यूला का स्ट्रक्चर। ये कैसी होती है, टंग लाइक ऑर्गन होता है, टीथ इन मोलस्कस लाइक स्नेल्स। ओके, तो आप यहाँ पर देख सकते हो, कि ये वाली जो स्ट्रक्चर है आपको, ये जो ब्लैक ब्लैक की दिखी थी, ये आपकी जीभ के समान की स्ट्रक्चर और इसके ऊपर ये टीथ लगे हुए हैं, ठीक है, छोटे छोटे। तो ये होती है रेड्यूला। नेक्स्ट देखिए, ये जो आप पूरा पोर्शन देख रहे हो ये इनकी ओरल कैविटी होती है, बक्कल कैविटी। इसके अंदर ये जो आप नीचे एक जीभ की स्ट्रक्चर देख रहे हो उस पर आप देख सकते हो न्यूक्लियर दांत लगे हुए हैं। तो वो जो नीचे वाली स्ट्रक्चर है जिस पर निरे दांत लगे हैं कई, तो उसको आप रेड्यूला कहते हो। ओके, चलिए इकोलॉजिकल रोल क्या है इसका। तो रेड्यूला की फीडिंग मैकेनिज्म मोलस्कस की इकोलॉजिकल रोल को भी प्रभावित करती है। यह ऑर्गेनिजम्स न्यूट्रिएंट साइक्लिंग में भाग लेते हैं और एक्वाटिक इकोसिस्टम्स में एल्गल ब्लूम्स को नियंत्रित करने में मदद करते हैं। तो इस प्रकार रेड्यूला मोलस्कस के लिए एक अनिवार्य फीडिंग ऑर्गन है जो उन्हें विभिन्न प्रकार के फूड सोर्सेज को कंज्यूम करने की अनुमति देता है और ये उनकी इकोलॉजिकल सक्सेस में महत्वपूर्ण योगदान करता है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अपना हम देखते हैं, कहाँ गया, ये क्वेश्चन नंबर 8, डिफाइन ड्यूटेरोस्टोमिया को परिभाषित करिए। चलिए तो अब यहाँ पर देखिए मैंने 7 लिख दिया है। तो देखिए ये जो नंबर आपको यहाँ पर दिख रहा है ये गड़बड़ कर दिया है मैंने, थोड़ा मिस्टेक हो गई, इतना सारा करना पड़ता है तो दिमाग थोड़ा हो जाता है। आप अपने हिसाब से नंबर देख लेना कि क्वेश्चन कितने नंबर का है और आंसर, ठीक है। लेकिन आपको नंबर से नहीं मतलब है, आपको मतलब है ड्यूटेरोस्टोमिया के नोट से। तो चलिए, ड्यूटेरोस्टोमिया एक प्रमुख क्लैड है। क्लैड एक ऐसा ग्रुप होता है जिसमें ऐसे जीव आते हैं जिनकी ओरिजिन एक ही एंसेस्टर से हुई है। ध्यान से समझना, ड्यूटेरोस्टोमिया एक प्रमुख क्लैड है। इसका मतलब है कि ये एक इतना बड़ा ग्रुप होता है, सबसे बड़ा ग्रुप है। इसमें बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स इंक्लूड किए गए हैं जो अपने एक ही ओरिजिन से, ठीक है, जो एक ही एंसेस्टर से ओरिजिन हुए हैं। ओके, तो क्लैड जिसमें कई जटिल जीवों के समूह शामिल होते हैं जैसे कि इकाइनोडर्मेटा जैसे स्टारफिश और सी अर्चिन्स, कोरडेटा जैसे मैमल्स, बर्ड्स, रेप्टाइल्स, एम्फीबियंस और फिशेस। ड्यूटेरोस्टोमिया का अर्थ है सेकंड माउथ।
जो इसके एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के प्रारंभिक चरणों में होता है। ओके, अब बात करते हैं एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट की। तो ड्यूटेरोस्टोमिया के एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में जाइगोट के क्लीवेज के बाद ब्लास्टोपोर का विकास होता है। इस ब्लास्टोपोर का प्राथमिक कार्य माउथ बनाने में होता है, जबकि एनस का निर्माण ब्लास्टोपोर के विपरीत स्थिति में होता है। यह प्रक्रिया इंटरमिनेट क्लीवेज द्वारा होती है, जिसे एम्ब्रियो के सेल्स में डिफरेंशिएशन की क्षमता बनी रहती है, और इससे यह संभव होता है कि एक ही एम्ब्रियो से कई कंप्लीट ऑर्गेनिजम्स विकसित हो सकें। ओके, मार्फोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स। ड्यूटेरोस्टोम्स में कुछ महत्वपूर्ण मार्फोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स पाई जाती हैं। इनमें से एक प्रमुख विशेषता है कि इनमें एक वेल डिफाइंड सीलोम यानी बॉडी कैविटी होता है, जो मेसोडर्म से विकसित होता है। इसके अलावा ड्यूटेरोस्टोम्स में डोर्सल नर्व कॉर्ड, नोटोकॉर्ड और फेरेंजियल स्लिट्स या फेरेंजियल गिल स्लिट्स जैसी अन्य विशिष्ट विशेषताएं होती हैं, जो इन्हें अन्य क्लेट्स से अलग करती हैं। ओके, अब बात करते हैं इवोल्यूशनरी सिग्निफिकेंस की। ड्यूटेरोस्टोमिया का इवोल्यूशनरी सिग्निफिकेंस भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये कॉर्डेट्स जो कि वर्टिब्रेट्स के एंसेस्टर्स हैं की इवोल्यूशन को समझने में मदद करते हैं। ये जीवों के विकास के में महत्वपूर्ण यानी इवोल्यूशनरी माइलस्टोन को दर्शाते हैं, जैसे कि बायलैटरल सिमेट्री और कॉम्प्लेक्स ऑर्गन सिस्टम्स का विकास। इकोलॉजिकल रोल। ड्यूटेरोस्टोम्स की इकोलॉजिकल रोल भी विविध होती है। इकाइनोडर्म्स समुद्री पारिस्थितिकी में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। समुद्री पारिस्थितिकी का मतलब समझते हो? ये हिंदी लिखी है, यहाँ पर आप लिख सकते हो मैराइन इकोसिस्टम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, जबकि कॉर्डेट्स विशेष रूप से मैमल्स और बर्ड्स, टेरेस्ट्रियल और एक्वाटिक इकोसिस्टम्स में एपेक्स, प्रीडेटर्स और हार्बीवोर्स के रूप में कार्य करते हैं। तो इस प्रकार ड्यूटेरोस्टोमिया का एक महत्वपूर्ण क्लैड है, जो जीवों के इवोल्यूशनरी डेवलपमेंट और इकोलॉजिकल इंटरेक्शंस को समझने में महत्वपूर्ण है। तो इस तरह से आपका ये भी मैंने कवर कर दिया है। और आपको बता दूं कि आपकी वीडियो है आधे घंटे की हो चुकी है, 30 मिनट की हो चुकी है। फटाफट जल्दी से करते हैं, नहीं तो काफ़ी बड़ी हो जाएगी, इसमें मुझे अपलोड करने में बहुत प्रॉब्लम आएगी। हाँ, तो ये भी हो गया है। अब हम बात करते हैं आपका 9, शायद मैंने करा दिया है, राइट शॉर्ट नोट्स ऑन रोटीफेरा एंड देयर एफिनिटीज़। चलो देखते हैं, अगर हो गया होगा तो नहीं, शायद मैंने नहीं कराया है। आप लोग कमेंट करके बताना कि ये करा दिया या नहीं कराया है। चलिए मैं फिर भी इसको ढूंढता हूँ। हाँ, नहीं कराया है, तो ये रहा आंसर नंबर 9 मैंने यहाँ पे लिखा है। तो आप लोगों का जितना नंबर अपना डाल लेना, क्योंकि मिस्टेक तो हो ही चुकी है, मुझसे इंसान है तो इंसान से गलती होती है, बुरा नहीं मानना चाहिए। रोटीफेरा एंड देयर एफिनिटीज़। चलिए, आपको तो नोट्स से मतलब होना चाहिए। ऐसे नोट्स में तो मैं अपनी तारीफ नहीं करता हूँ, आप लोग ही तारीफ करना कि नोट्स कैसे हैं। रोटीफेरा कॉमनली नोन एज रोटीफर्स एक माइक्रोस्कोपिक एक्वेटिक एनिमल्स का ग्रुप है, जो प्राइमरली फ्रेश वाटर हैबिटेट्स में पाए जाते हैं। ये मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जो टिपिकली 0.1 से लेकर के 0.5 mm तक होते हैं। रोटीफर्स का नाम उनके कैरेक्टरिस्टिक्स रोटेटिंग सिलिया से पड़ा है, जो उनके एंटीरियर एंड पर होते हैं और इनके मूवमेंट और फीडिंग में सहायता करते हैं। चलिए मार्फोलॉजिकल फीचर से देख लिया था, फटाफट, वीडियो कहीं ज़्यादा लंबी ना हो जाए। तो रोटीफर्स की रोटीफर्स की बॉडी सिलेंड्रिकल या बैरल शेप्ड होती है, और इसके 3 मेन पार्ट्स होते हैं, हेड, ट्रंक और फूट। हेड में सिलिएटेड क्राउन यानी कोरोना होता है, जो फीडिंग और लोकोमोशन के लिए उपयोग होता है। ट्रंक में मसल्स और विसरा होता है, और फूट के अंत में यानी जो फूट होता है, जो पैर वाला हिस्सा होता है, एडेसिव ग्लैंड्स होते हैं, जो रोटीफर को सबस्ट्रेट पर अटैच होने में मदद करते हैं। चलिए, फीडिंग मैकेनिज्म। तो रोटीफर्स फिल्टर फीडर्स होते हैं, जो माइक्रोस्कोपिक एल्गी, बैक्टीरिया और डेट्राइटस को खाकर न्यूट्रिएंट्स प्राप्त करते हैं। इनके सीलिया वाटर करंट क्रिएट करते हैं, जिससे फूड पार्टिकल्स ओरल कैविटी में पहुंच जाता है। रिप्रोडक्टिव स्ट्रैटेजीज। तो रोटीफर्स में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के माध्यम से पार्थेनोजेनेसिस भी पाया जाता है, जहां फीमेल्स फर्टिलाइजेशन के बिना एक्स प्रोड्यूस करती हैं। कुछ स्पीसीज में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होता है, जिसमें मेल्स और फीमेल्स शामिल होते हैं। नेक्स्ट है एफिनिटीज़ एंड इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स। तो रोटीफेरा की एफिनिटीज़ का अध्ययन फाइलोजेनेटिक एनालिसिस के माध्यम से किया जाता है। इनका संबंध प्रिंसिपलमेंट यानी एस्केलमेंथिस से जोड़ा गया है, लेकिन मॉडर्न क्लासिफिकेशंस में रोटीफेरा को सेपरेट फाइलम के रूप में माना जाता है। रोटीफर्स को अन्य रिलेटेड ग्रुप्स जैसे कि निमेटोडा, गैस्ट्रोट्राइका के साथ रखा जाता है, जो सभी के पास बायलैटरल सिमेट्री और स्यूडोसिलोमेंट बॉडी का प्लान होता है। इकोलॉजिकल रोल।
रोटिफर्स एक्वाटिक इकोसिस्टम्स में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं क्योंकि ये न्यूट्रिएंट साइक्लिंग में योगदान करते हैं और छोटे छोटे एक्वाटिक ऑर्गेनिजम्स के लिए फूड सोर्स के रूप में कार्य करते हैं। तो इस प्रकार रोटिफेरा एक अद्वितीय ग्रुप है, यूनिक ग्रुप है जो मार्फोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स, रिप्रोडक्टिव स्ट्रेटजीज और इकोलॉजिकल सिग्निफिकेंस के कारण अध्ययन के लिए महत्वपूर्ण है। ओके, तो लास्ट क्वेश्चन आपका शायद बचा होगा, वो है आपका कि व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टीनोफोरा। इंपॉर्टेंट है। ओके, देखिए मैं बार बार नहीं बोल पा रहा हूँ कि ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब मैंने आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स की सीरीज स्टार्ट करी थी, जो मैंने आपको बताया था फर्स्ट फॉरवर्ड नॉन कार्डेटा, तो उसमें मैंने सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही बताए थे। अगर आप इसमें भी इंपॉर्टेंट ढूंढोगे तो बहुत गजब की बात है। चलिए अब बात कर लेते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टीनोफोरा। आंसर नंबर आपका 10 जो भी हो अपना देख लेना, आपको नोट से मतलब होना चाहिए। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टीनोफोरा। अब टीनोफोरा क्या होते हैं? तो टीनोफोरा कॉमनली नोन एज कॉम्ब जेलीज, ये एक मेराइन फाइलम है जिसमें अप्रॉक्सीमेटली 150 स्पीसीज शामिल हैं। ये ऑर्गेनिजम्स अक्सर ट्रांसपेरेंट और जिलेटिनस होते हैं और ये प्राइमरली वार्म मेराइन वाटर्स में पाए जाते हैं। टीनोफोरा की कुछ प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित है। पहली देखिए बॉडी स्ट्रक्चर। टीनोफोर्स की बॉडी ओवल या बेल शेप्ड होती है और यह जिलेटिनस सबस्टेंस से बनी होती है। उनकी आउटर लेयर को एपिडर्मिस कहते हैं जो एक सिंगल लेयर ऑफ सेल से बनी होती है। नेक्स्ट है सीलिया। इनकी बॉडी पर सीलियरी कॉम्स यानी टीन्स होते हैं जो मूवमेंट में मदद करते हैं। ये कॉम्स लॉन्गिट्यूडनल रोज में अरेंज्ड होते हैं और जब ये सीलिया बीट करते हैं तो ये ऑर्गेनिजम्स को प्रोपेल करने में मदद करते हैं, मूव करने में। तीसरा है बायलैटरल सिमेट्री। टीनोफोर्स की बॉडी में बायलैटरल सिमेट्री होती है जो उन्हें डिस्टिंक्ट एनाटॉमिकल फीचर्स प्रदान करती है। नर्वस सिस्टम, और इनके पास एक सिंपल नर्व नेट होता है जो स्टिमुलाई के प्रति प्रतिक्रिया करने में मदद करता है। ये नर्वस सिस्टम डिफ्यूज होता है और सेंट्रलाइज्ड नहीं होता। 5 हेडिंग फीडिंग मैकेनिज्म। टीनोफोर्स कार्निवोरस होते हैं और अपने प्रे को कैप्चर करने के लिए कोलोब्लास्ट्स का उपयोग करते हैं। कोलोब्लास्ट स्पेशलाइज सेल्स होते हैं जो स्टिकी थ्रेड्स प्रोड्यूस करते हैं जिससे प्रे को अटैच किया जाता है। 6 है रिप्रोडक्शन। टीनोफोर्स में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का प्रचलन है और ये हार्माफ्रोडाइटिक होते हैं, यानी एक ही ऑर्गेनिज्म मेल और फीमेल दोनों रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स रखते हैं। कुछ स्पीसीज में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी देखा गया है। बायोल्यूमिनिसेंस, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर है किसका? टीनोफोरा का। मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर। कभी कभी ये भी पूछ लेते हैं कि बायोल्यूमिनिसेंस क्या होता है। तो अगर आप लोगों को इसका आंसर चाहिए तो आप लोग मुझे इस वीडियो के नीचे कमेंट जरूर करना कि सर बायोल्यूमिनिसेंस को प्लीज़ करा दीजिए, तो मैं इसको आपको शॉर्ट में करा दूंगा। इस वीडियो में नहीं हो पाएगा क्योंकि ये वीडियो बहुत लंबी है। कई टीनोफोर्स बायोल्यूमिनिसेंट्स होते हैं जिससे वे रात में ग्लोइंग इफेक्ट प्रोड्यूस करते हैं। बिल्कुल दिवाली की लाइट्स नहीं होती जैसे आप अपने घरों पे दिवाली आ रही है आप लोग झालर डालोगे। तो हाँ, एक बात और कहना, एडवांस में सभी को हैप्पी दिवाली है, ठीक है। तो आप लोग जब अपने घरों में झालर डालते हो तो डिफरेंट कलर की आपको लाइट दिखाई देती है। तो समुद्र के अंदर मैं बहुत ही सॉरी फील कर रहा हूँ क्योंकि मैं आपको डायग्राम नहीं दिखा पाया। अगर मैं आपको डायग्राम दिखाता ना समुद्र के अंदर कशीन की जो टीनोफोरा के ऑर्गेनिजम्स होते हैं ये कैसे लाइट प्रोड्यूस करते हैं, तो वास्तव में आप लोग कभी नहीं बोलते। तो बायोल्यूमिनेसेंस का मतलब कि ये लाइट को प्रोड्यूस करते हैं समुद्र के अंदर। ये अलग अलग कलर की लाइट को इमिट करती है इनकी बॉडी, तो ग्लोइंग इफेक्ट प्रोड्यूस करते हैं। यह प्रीडेटर से बचने या प्रे को अट्रैक्ट करने के लिए किया जाता है। टीनोफोरा की ये विशेषताएं इन्हें मैराइन इकोसिस्टम्स में एक महत्वपूर्ण स्थान देती हैं और इनकी यूनिक मॉर्फोलॉजी और बिहेवियर का अध्ययन मैराइन बायोलॉजी में महत्वपूर्ण है। ओके, तो शायद अब मैं देख लेता हूँ एक बार कि हमने सारे क्वेश्चंस कंप्लीट किए या नहीं किए। तो उम्मीद है कि मैंने सारे क्वेश्चंस आपको कंप्लीट करा दिए हैं। तो अगर आप लोगों ने वीडियो यहाँ तक देख ली है, शायद 37 मिनट की वीडियो हो चुकी है, तो आप लोग प्लीज़ एक बार फिर से मैं कहूँगा, रिक्वेस्ट है आपकी, मेरी रिक्वेस्ट है आप लोगों से, अगर आप लोग सक्षम है तो प्लीज़, अगर ये वीडियो आपके लिए रिलेटेबल रही है तो प्लीज़ मुझे कुछ ना कुछ आप लोग पे जरूर करना। इससे थोड़ा मोटिवेशन मिलेगा। फिर मैं अगली वीडियो आपके सेकेंड पेपर की बायोकेमिस्ट्री एंड सेल बायोलॉजी के शॉर्ट आंसर की बनाऊँगा। प्लीज़ आप लोग पे जरूर करना जो भी आप सक्षम हो। चलिए, अब लास्ट में जब बच्चे आप आते हैं तो आप लोगों को तो पता ही होना चाहिए कि मैं क्या बोलूँगा। तो अगर आप लोगों ने हमारी वीडियो यहाँ तक देखी है तो उसके लिए मैं आपसे वेरी थैंक यू कहना चाहूँगा, क्योंकि आप लोगों ने लास्ट तक हमारी वीडियो को देखा है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पेपर के साथ में और उसकी शॉर्ट आंसर की सीरीज़ के साथ में। तो तब तक के लिए बाय बाय और वीडियो को लाइक जरूर कर देना।